नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसमें वो इलेक्टोरल रूल्स है ना, उनको चेंज कर दिया गया। तो ऐसे में ऑपोजिशन पार्टीज पर्टिकुलरली जो लीड कर रही है दैट इज कांग्रेस, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इन अमेंडमेंट्स को। साथ ही साथ अभी रिसेंटली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का भी एक वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट को भी यहां पर गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अनएक्सेप्ट करने की कोशिश की है। यह बात बार बार उठाई जा रही है इस एलिगेशन के दौरान। तो ऐसे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तो गवर्नमेंट ने क्या तो रूल्स में चेंजेस किए हैं और किस तरीके से अभी रिसेंटली दो इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने को तो और भी हुए हैं, बट दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स, एक तो हरियाणा फिर महाराष्ट्र। पर्टिकुलरली हरियाणा का यहां पर केस आ रहा है क्योंकि मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उसमें आरटीआई के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश की गई थी और उन डॉक्यूमेंट्स को फिर वहां पर डिनाई कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थ्रेट बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम समझेंगे इस पूरे मुद्दे को कि क्यों गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जी अभी के टाइम पे जिस तरीके से पब्लिक को जो डॉक्यूमेंट एक्सेस अवेलेबल था, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो कि इलेक्शन से रिलेटेड थे, उनको गवर्नमेंट ने चेंज किया है और अब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बोल दिए गए हैं कि वो ही एक्सेस कर सकेंगे। पहले वर्ड हुआ करता था ऑल और अब कर दिया है कुछ सेलेक्टेड। तो ऐसे में ये एक कहते हैं ना पॉलिटिकल डिबेट गजब का चल पड़ा है, तो ये हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बट आपको मैं बता दूं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं जिसमें 2026 को जो टारगेट कर रहे हैं वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। इसी तरीके से 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी, प्लस साथ में आपको सी सेट की क्लासेस मिल जाएंगी, डेली एमसीक्यू, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स। और एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, चेक कर लीजिए। और साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा और ये क्यूआर कोड आपके लिए अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि आप इस चैनल पे ईजीली कहते ना कि एक एक्सेस ले पाएंगे कुछ भी इमीडिएट आपको अपडेट देना हो तो, ठीक है जी। तो बात कुछ ऐसी है कि जो 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है ना, उसके अंदर रूल नंबर 93 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए है। वो पहले ये कहता था कि ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। क्या बोला? ऑल अदर, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन है। आरटीआई के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप पब्लिक भी हैं तो, बस आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी, दैट्स इट। बट अभी फ्राइडे को क्या होता है कि गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिया और उसमें क्या प्रोविजन कर दिया कि ऑल अदर पेपर एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर ऑल था ना, वहां पर वर्ड आ गया आपका स्पेसिफाइड। तो यहां पर एक तो गवर्नमेंट के हाथ में एक पावर आ गई कि हाँ भाई वो डिफाइन करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट पब्लिक के एक्सेसिबिलिटी के अंडर रखना चाहते हैं। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये आ गया कि जिस डिजिटल एज में हम जी रहे हैं वहां पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है ना, ये सबसे बड़ा खतरा यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। या फिर हम पर्टिकुलरली बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। क्यों जी? क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और इलेक्ट्रॉनिक मोड में एआई का यूज करके आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हो, जो कि रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे से देखा भी गया है। आपने खुद ने देखा होगा कि अमित शाह जी के एक स्पीच को लेकर के किस तरीके से पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, वो शायद छुपी हुई नहीं है आपसे। बट यहां पर ये जो स्पेसिफाइड वर्ड डाल दिया है ना, इसने एक तरीके से फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है कि रूलिंग पार्टी ये चाहती है कि हम जो चाहे वही डॉक्यूमेंट पब्लिक के हाथ लगे, अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट हम नहीं चाहते वो ना मिले। तो यहां पर एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे लॉज होते हैं ना, उनमें वेगनेस बहुत होती है, क्लियर डेफिनेशन नहीं होती। तो यहां पर जब हम 21st सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के फेज में चल रहे हैं, तो सीधी बात है गवर्नमेंट को यहां पर एक तो डेफिनेशंस प्रॉपर देने की जरूरत है कि किस वर्ड का क्या मतलब है, तो ये फिर बाद में इतने लफड़े नहीं होंगे। बट पॉइंट इज कि ये लफड़ा एक बार हो गया है, और इसके पीछे नींव जो जा रही है वो अभी रिसेंटली हरियाणा इलेक्शंस हुए
जिसमें ये बताया जा रहा था एग्जिट पोल्स में सब में कि हाँ भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस गजब की जीत लेने वाली है, बट वहां पर रिजल्ट जो था वो बिल्कुल उल्टा आ गया और वहां पर बीजेपी जीत गई। तो ऐसे में हरियाणा, ये जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, इसके अंदर एक पिटीशन लगती है मोहम्मद प्राचा के द्वारा कि जी आप हमें डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के लिए अवेल करा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है तो वो दे दिए जाए। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आर्ग्यूमेंट दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, अर्थ का अनर्थ निकाल देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हम शेयर करेंगे तो यह हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। कैसे जी? क्योंकि कश्मीर में इंसर्जेंसी का मामला है, इधर रेड कॉरिडोर का जो पूरा एरिया है वहां पर नक्सलिज्म का इशू है, नॉर्थ ईस्ट में वैसे कितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम शेयर करेंगे, पर्टिकुलरली सीसीटीवी फुटेज को, तो वहां सबसे बड़ा खतरा रहेगा वोटर्स को, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट है, जो नक्सलिस्ट है, जो इंसर्जेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो टारगेटेड किलिंग करने लग जाएंगे जो भी डेमोक्रेसी के अंडर में अपनी वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करने जाएंगे। तो ऐसे में ये सीसीटीवी फुटेज शेयर करना ये अपने आप में बड़ा खतरा रहेगा। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ से कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी आ गया, जो कि गवर्नमेंट हो गई, और वहीं दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है उनकी तरफ से यह कहा गया कि जी आप डॉक्यूमेंट एक्सेस नहीं दोगे तो जो एक परमानेंट आप कहेंगे एक रूल जो स्टैब्लिश किया गया, पर्टिकुलरली जब इलेक्शन बॉन्ड जो आए थे ना डोनेशन के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उस केस के अंदर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल को कोट किया था। उस प्रिंसिपल, उस सिद्धांत को बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो बोले वो ट्रांसपेरेंसी अब मेंटेन नहीं रह पाएगी, ये बात कहते हुए यहां पर गजब का क्रिटिसिज्म हुआ। साथ ही साथ जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी तरफ से गवर्नमेंट को गजब तरीके से आड़े हाथ लिया गया है, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा यह कहा गया कि इट इज अ इरोजन ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस इंटेग्रिटी। वहीं पर जयराम रमेश, उनके द्वारा यह कहा गया कि देखो पहले भी हमने कई बार कहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो लगातार अपनी क्वालिटी इरोड करवाता चला जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ में हमने कई बातें उठाई हैं, और या फिर कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हमने कई बातें उठाई हैं, बट अगेन उन्होंने हमारी बातों को एक तरीके से कहते हैं ना कि एंटरटेन नहीं किया। बट अब हाईकोर्ट ने अल्टीमेटली इस बात के ऊपर आशा की किरण या सनलाइट डाल दी है कि भाई सीधी बात है डॉक्यूमेंट रिलीज होने चाहिए। बट गवर्नमेंट ने जो आर्ग्यूमेंट दिए वो भी आपको ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा आरटीआई एक्टिविस्ट है वेंकटेश नायक, इनके द्वारा यह कहा गया कि आप आज के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे देखिए कि जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए ऑफिशियल्स जाते हैं, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, सेक्टर ऑफिसर हो, वो क्या करते हैं कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग बूथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहां पर ज्यादा खतरा है, कहीं बूथ कैप्चरिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे वायलेंस तो नहीं हो रही है। दैट मींस ओवरऑल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वल्नरेबिलिटी की भी मैपिंग आप करते हैं, तो वो भी आपके पास में एक डॉक्यूमेंट होता है। ईवीएम जो है देखा जाए तो कई बूथ्स के ऊपर इमीडिएटली खराब हो जाती हैं तो उनको आप रिप्लेस करवाते हैं, तो वो डिफेक्शन है मामला, वो खराब होना है, डिफेक्ट होना है, वो भी कहीं ना कहीं सरकारी खर्चे के ऊपर चल रहा है, तो वो भी तो आरटीआई के अंडर में आना ही चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट वहां पर इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने से रोक देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो भी प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं। फिर आ जाओ, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या फिर कहें ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट है जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज। उन्होंने ये कहा है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है रूल 93 क्लॉज 2 के अंदर, ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। हमने मई 2024 में फॉर्म 17C के लिए भी हमने आरटीआई लगाई थी, वो अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंटरटेन नहीं की है। तो कुल मिलाकर के यहां पर सरकार एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को खत्म करना चाहती है और अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहती है। इस तरीके का एक डिबेट जो है वो चल पड़ा है। अब सवाल यह आता है कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मामले में, क्योंकि रिसेंट टाइम में इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट हुआ करती है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रोल था उसको हटा दिया गया। अब यहां पर एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट यह आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की इनकी अपॉइंटमेंट होती है, राइट, तो उस केस में अगर एग्जीक्यूटिव्स का या फिर लेजिस्लेचर दैट मींस पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है, तो वहां पर फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी अगर कोई है, गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, तो वहां पर या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दैट्स
जो इलेक्शन कमीशन है, तो उसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या काम है फिर? तो एक बोले प्रॉपर ट्रांस सेपरेशन ऑफ पावर रखा जाए। तो इस तरीके से एक डिबेट चल पड़ी है। तब अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस पूरे मुद्दे को समझने के बाद अपनी राय जरूर देंगे कि ये डिबेट जो चला है ऑपोजिशन वर्सेस रूलिंग पार्टी, ये किस तरीके से सही है या क्या आपका मानना है, आप जरूर इसके बारे में बताएंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हाईलाइट हुई है कि पार्लियामेंट का विंटर सेशन जब कंप्लीट हुआ, वहां पर एडजॉर्न्ड सिन डाई, दैट मींस अब नेक्स्ट सेशन कब होगा तब तक कोई सिटिंग नहीं होने वाली है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की। तब ये नोटिफिकेशन रिलीज होना, जो कि एमपीज को डिबेट करने से भी दूर रखता है। तो ये भी एक सवाल रूलिंग पार्टी दैट मींस बीजेपी पे उठाए गए हैं। अब आपको अपनी राय के साथ साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देना है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।